Hello guys, welcome back to Commerce Studio classes. Today we will be solving an important topic, a question of important topic of F7, which is consolidation. And the name of the question is Gold Company, which has been asked in March-June 2021 session. Let's see what the question wants to solve from us. First of all, requirement first. The question says calculate the goodwill, which is 6 marks, and second consolidate P&L and 14 marks. Let's read the question first. On 1st Jan 2002, Gold Company acquired 90%. अच्छा 90% एक्वायर करा है ऑफ एस कंपनी दिया हुआ भी है कि 16 मिलियन टोटल है एस कंपनी का. इक्विटी शेयर कैपिटल $1 ईच. Gold Company issued 3 share in exchange of 5 share in acquired of goodwill, which is अच्छा okay. और additional Gold Company G Company will pay further consideration on 31st December 2002, मतलब year end 12 months के बाद after acquisition. और वो भी कंसिडरेशन पे करेगी 2.42 पर शेयर के हिसाब से. और डिस्काउंट रेट भी दे रखा है वो हमको, प्रेजेंट वैल्यू मतलब डेफर कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट है गाइस. और डिस्काउंट रेट भी 10% दिया हुआ है. और 1 साल का डिस्काउंट रेट कितना होगा वो भी दे रखा है, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. और एट द डे ऑफ एक्विजिशन जी कंपनी और एस कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू भी दे रखी है दोनों कंपनियों की. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट द गुडविल फर्स्ट. एंड इन गुडविल विल बी कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन. सो लेट्स स्टार्ट. परचेज कंसिडरेशन वो शेयर्स में कितना गया एंड डेफर्ड कंसिडरेशन ठीक है. और शेयर्स में कितना गया 90% एक्वायर करा है. सारी अमाउंट पहले तो रुको लिख दो कि थाउजेंड्स में ही है. इससे ना कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. ठीक है, तो कितने शेयर्स एक्वायर करे पहले तो वो देख लेते हैं. 16,000 थे इंटू 90% एक्वायर करा 0.9. 14,400 और इतने तो एक्वायर करे. और शेयर रेशियो क्या था, शेयर रेशियो था 3:5. और शेयर की प्राइस कितनी थी $8. 69,120 का कंसिडरेशन पास करा था शेयर से. और डेफर कंसिडरेशन का कितना था, डेफर कंसिडरेशन पे करेंगे गोल्ड कंपनी फॉर ऑफ द एक्वायर्ड शेयर. ठीक है, तो इज इक्वल्स टू इतने शेयर एक्वायर करे थे तो दिस इंटू 2.42. इतना तो 31 दिसंबर को पे करेंगी. बट हमको तो 1 साल पहले का चाहिए 1 जन का, तो हम उसको 1 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे. और डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ है, तो दिस इंटू 0.9091. तो ये होगा डेफर कंसिडरेशन पे. में अब NCI निकाल लेते हैं. NCI क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जब भी एस कंपनी की भी शेयर की वैल्यू दे रखा है ना, तो एक हिंट दे रहे हैं वो लोग कि फेयर वैल्यू पे करना है. फिर भी हम रिक्वायरमेंट देखते हैं कि क्या कुछ लिख रखा है कि नहीं NCI के बारे में. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि रिटेन अर्निंग 1 अक्टूबर, मतलब ये 30 सितंबर का दे रखा है, तो साल के स्टार्टिंग में इतनी रिटेन अर्निंग थी. और हमने एक्वायर करा 1 जन को. इसका मतलब क्या है कि मीडियर एक्विजिशन है, तो वो बात को ध्यान रखनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम. सेकंड रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि एक्विजिशन के टाइम पे एस कंपनी के एसेट्स की जो फेयर कैरिंग अमाउंट थी वो इंक्रीज हुई थी, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आ गए. और प्लांट में 2.6 मिलियन का इंक्रीज हुआ है, और वो 3 साल की रिमेनिंग लाइफ थी. और डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज हो रहा है. ठीक है, और इसमें ये बोल रखा है एस कंपनी हैज अ कंटीजेंट लायबिलिटी विच गोल्ड कंपनी एस्टिमेट हुआ. ठीक है, तो वो अच्छा. और एस कंपनी के पास कंटीजेंट लायबिलिटी भी थी, तो वो उसने अपने इंडिविजुअल में नहीं दिखा रखा होगा, उसने डिस्क्लोजर में दिखा रखा होगा इंडिविजुअल में. बट कंसोलिडेशन में हम कैपिटलाइज करेंगे इसको भी, तो ये भी अकाउंट में लेंगे गुडविल कैलकुलेशन में. और सिंस एस कंपनी हैज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड दिस फेयर वैल्यू चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, वो भी नहीं कर रखा है एस कंपनी, वो हम करेंगे.
इसमें ये अच्छा लिख रखा है कि जी कंपनी पॉलिसी टू वैल्यू NCI एट फेयर वैल्यू, इसका मतलब और फेयर वैल्यू पे लेना है। तो 3.5 की शेयर की वैल्यू, और लिख भी रखा है कि फॉर दिस पर्पज शेयर वैल्यू एज कंपनी शेयर प्राइस एट द डे ऑफ एक्विजिशन कैन बी डीम्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द NCI वैल्यू। ठीक है, और ये तो इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन है, और ये एसोसिएट का शेयर, वो इम्पोर्टेंट नहीं है गुडविल कैलकुलेशन के लिए अभी। ओके, तो पहले गुडविल कैलकुलेशन कर लेते हैं। NCI कितना है, शेयर्स कितने थे, 16,000 इंटू 0.110% है ना, और शेयर की प्राइस क्या थी इंटू 3.5 है ना, हाँ 5600 बोल्ड में। तो टोटल कितना हो गया कंसिडरेशन, 1,06,400। अब नाउ कमिंग टू फेयर वैल्यू ऑफ, नाउ कैलकुलेटिंग फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। FV ऑफ नेट एसेट, सबसे पहले आएगा शेयर्स, फिर RE रिटेन अर्निंग, शेयर्स कितने हैं 16,000, रिटेन अर्निंग दे रखी है 56,000, ये रही यहाँ पे। और ये तो 1 अक्टूबर की दे रखी है, और एक्वायर कब किया हमने, जनवरी को, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने की और रिटर्न अर्निंग चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगी, यहाँ से पूरे साल की इतनी थी, तो वो प्री एक्विजिशन में और आएगा, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। इक्वल्स टू 99920 इंटू 3/12। दिस विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन गुडविल कैलकुलेशन, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। और उसके बाद अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को हम अकाउंट्स में लेंगे। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या है, फेयर वैल्यू में प्लांट की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो वो कितनी है 2600, प्लांट की, और ये कंटीजेंट लायबिलिटी, वो माइनस करेंगे। ओके, तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल नेट एसेट ओके, तो गुडविल कितना हुआ, गुडविल लिख रहा हूँ, गुडविल विल कम अप इज इक्वल्स टू परचेस कंसिडरेशन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। और कुछ इसके रिलेटेड इम्पेयरमेंट के बारे में कुछ लिख रखा है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। ये ओके, दिस इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस, और ये तो एसोसिएट का शेयर है, और ये तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक है, कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करे थे। ओके, एट 37 नो इम्पायरमेंट ऑन गुडविल इज रिक्वायर्ड, चलो ठीक है, जो वैल्यू अभी कैलकुलेट की वही सेम रहेगी, एक एडजस्टमेंट कम करवा दिया, और प्रॉफिट इवनली अक्रूड हुआ होता है। ठीक है, मतलब एग्जम्पशन है कि 12 महीने का प्रॉफिट हर महीने का सेम ही अक्रूल इवनली थ्रू आउट द ईयर का मतलब ये होता है। ओके, तो अभी हम प्रिपेयर करेंगे अब गुडविल कैलकुलेट हो गया, अब P&L प्रिपेयर करेंगे। नाउ कमिंग टू B, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ, पेरेंट कंपनी का नाम आएगा, ध्यान रखना, गोल्ड कंपनी, फॉर द ईयर ऑन 30 सितंबर 2022। पहले प्रोफॉर्मा बना देते हैं तो आसान हो जाएगा। रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, देन जीपी के बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट,
distribution cost, then admin cost, and then investment income. Investment income है, and then finance cost, फाइनेंस कॉस्ट के बाद क्या है, पीबीटी, इनकम टैक्स, पैट, ये बोल्ड में नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन बोल्ड, बोल्ड ओके ठीक है, एंड रेवेन्यू नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन बोल्ड ठीक है। और सारी अमाउंट थाउजेंड्स में है, क्योंकि मिलियन में होता ना तो इजी रहता था अगर थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर देते ना कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी अमाउंट नहीं होती। कमिंग टू रेवेन्यू ठीक है, जी कंपनी का रेवेन्यू इतना है और इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस भी है, तो पढ़ते हैं। Sales from G company to Silver company in the post acquisition period had consistently be 600 per year ठीक है। गोल्ड कंपनी ने मार्कअप चार्ज करा था 25% का ऑन द सेल्स, और एस कंपनी हैड 1.2 मिलियन ऑफ गुड्स इन इन्वेंट्री ठीक है। तो वर्किंग नोट बना देते हैं। वर्किंग है रेवेन्यू में सबसे पहले तो इंटर कंपनी सेल्स पेबल विल बी एलिमिनेटेड। तो क्या एंट्री पास होगी, क्या लिख रहा हूँ ब्रो, सेल्स टू परचेजेस कितने की अमाउंट से होगा, 600 पर ईयर के हिसाब से करा था ना, 600 इंटू 12 कर लेते हैं, 7200, 600 पर मंथ, तो इज इक्वल्स टू 600 इंटू 9 होगा, क्योंकि देखो जनवरी को एक्वायर करा था तो जनवरी से सितंबर तक 9 महीने होते हैं, तो 9 सेम कॉपी एंड देन पेस्ट, ये एंट्री होगी एलिमिनेट करने के लिए ओके। और इंटर कंपनी प्रॉफिट भी होगा, तो वो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से एडजस्ट होगा ठीक है। तो रेवेन्यू को इतना ही करते हैं, तो रेवेन्यू में वर्किंग नोट है और ओके, तो 1,03,360 का गोल्ड का है और 60,800। अब पूरा प्लस मत कर देना, क्योंकि 9 महीने का मीडियल एक्विजिशन है, हम 9 महीने का ही लेंगे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का। तो ये जो होगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगा, वो 9/12 होगा, तो 103 प्लस इंटू 9/12 ब्रैकेट क्लोज माइनस इंटर कंपनी रिसीवेबल पेबल। इसमें वर्किंग का रेफरेंस डाल दो जिससे इजी हो जाएगा चेकर को। वर्किंग नोट नंबर 1 सेम चीज़ 103,360 प्लस इंटू 9 और प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के सेशन में भी मतलब एग्जाम करोगे ना, एग्ज़ाम में तो ऐसे ही मैन्युअली करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सेल के वो एसीसी के एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मूला वर्क करते नहीं है ज़्यादातर, कुछ ही सम यूज़ आता है और वो नॉर्मली यूज़ आते हैं, तो सारी चीज़ समझ लो आपको मैन्युअली करनी है, ये समझ लो आप। 1436 आ गया, ये आउटर कॉलम में बैलेंस है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी इसमें है, तो वो भी कर देते हैं एडजस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी सेम चीज़, ये प्रोपोर्शनल बेसिस पे होगा, और बाकी का एडजस्टमेंट इंटर कंपनी प्रॉफिट है, क्योंकि गोल्ड ने बेचा है तो गोल्ड ने कमाया होगा, तो उसमें से रिड्यूस होगा। एंड
और एक और चीज़ आएगी, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ था। गुडविल के टाइम पे तो नहीं करेंगे, बट हम तो अभी 30 सितंबर का बना रहे हैं ना, तो इससे 9 महीने का डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, वो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्ट का लिख रखा है, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो वो भी करने पड़ेगा। तो पहले तो अनरियलाइज प्रॉफिट देख लेते हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट्स, अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, और लिख रखा है कि गोल्ड कंपनी के पास, अच्छा सिल्वर कंपनी के पास 1.2 मिलियन के वर्थ के गुड्स थे इन्वेंट्री मतलब ये इतने का ही अनरियलाइज होगा। बाकी के कितना टोटल कितना था, 5400 का बेचा था हमने ना, 54 में से तो इतने के गुड्स के जो प्रॉफिट है वो रियलाइज हो गए, तो वो तो रियलाइज हो गए, तो उसका कुछ लेना देना नहीं है। बट अनरियलाइज कितना है वो हम डिडक्ट करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन मतलब क्या घर की बात, क्योंकि अब तो कंसोलिडेशन हो गया, मतलब सेम ही मतलब कंबाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे, तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस, इंटर कंपनी अनरियलाइज प्रॉफिट डिडक्ट होगा, क्योंकि घर से ही खुद को पैसे मतलब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट मतलब क्या कि सिंगल एंटिटी, और सिंगल एंटिटी मतलब खुद को ही गुड्स बेच के खुद से ही पैसे कमाया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो हम डिडक्ट करेंगे। तो वो कितना होगा, मार्कअप है तो 25/125, तो ये हो गया अनरियलाइज प्रॉफिट। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, इसकी अकाउंटिंग अनरियलाइज प्रॉफिट की अकाउंटिंग एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू इन्वेंट्री तो एक इम्पैक्ट P&L में आएगा, एक इम्पैक्ट बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, तो इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट तो हमको लेना देना ही नहीं उससे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करना पड़ेगा, जिससे कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी तो जीपी अपने आप कम हो जाएगा, इसलिए प्लस होगा उसके अंदर। हमको तो क्या ही करना है, डिडक्ट करना है, तो डिडक्ट करने हम अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स से डिडक्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी और जीपी बढ़ जाएगा, तो वो हमको तो जीपी कम करना है, इसलिए हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा देंगे। एंड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से तो एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना था, एक्सेस डेप्रिसिएशन 2600 का, तो फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई थी, डिवाइड बाई 3 की रिमेनिंग लाइफ इंटू 9/12, 650। ये भी सिंपली हम उसको ऐड कर देंगे, जिससे कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी और जीपी कम हो जाएगा। तो हम सेम चीज़ करेंगे, इसमें एक्चुअल में ना 1 0 ज़्यादा लिख दिया मैंने, $81,920 प्लस 41,600 इंटू 9/12 प्लस 240 प्लस 650। वर्किंग नोट 2 का रेफरेंस डाल देते हैं, इज इक्वल्स टू 81,920 इक्वल्स टू 81,920 प्लस 41600, सॉरी 41600 इंटू 9/12 प्लस 240 प्लस 650 माइनस, वो भी होगा, सॉरी मैं कुछ भूल गया, एडजस्टमेंट 5400 का भी तो आएगा, सेल्स से निकाल दिया तो परचेज से नहीं निकालेंगे क्या, तो 108,610 आ रहा है आउटर कॉलम में बैलेंस, इज इक्वल्स टू माइनस दिस, और इसमें भी चेंज कर देते हैं -5400, तो जीपी कितना आएगा 34,950। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपली प्लस प्लस है, 2560 प्लस 2980 इंटू 9/12 2980 इंटू 9/12।
4795 डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ रहा है। एडमिन कॉस्ट में कुछ भी नहीं है क्योंकि इम्पेयरमेंट है नहीं, तो एडमिन में चढ़ेगा ही नहीं वो भी। तो सिंपली प्ले भी प्लस प्लस ही है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दो इसका, तो दे दो वर्किंग सिंपली प्लस 3740 इंटू 9/12 6080 प्लस 6760 नहीं 6740। ये सिंपल मिस्टेक मत कर देना। इन्वेस्टमेंट इनकम तो एसोसिएट का शेयर ही है, और कितना कमाया एसोसिएट से। जी कंपनी इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड रिसीव फ्रॉम, अगर डिविडेंड रिसीव्ड एस कंपनी से होता तो वो भी हम डिडक्ट करते, बट इसमें लिख रखा है कि 40% ओन एसोसिएट with which has been held for several years, और associate made a profit of 3 million for the year end इतना। तो बस सिंपली इसका तो इज इक्वल्स टू 300,000 इंटू 40% कर दो। दिस वाज द इन्वेस्टमेंट इनकम, और 800 तो ऑलरेडी इसमें लिख रखा है 800, तो 400 ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा बैलेंस। फाइनेंस कॉस्ट की वर्किंग बनानी पड़ेगी क्योंकि एडजस्टमेंट है उसके अंदर। फाइनेंस कॉस्ट वर्किंग नोट 3, फाइनेंस कॉस्ट में आएगा सबसे पहले तो फाइनेंस कॉस्ट, ये एडजस्टमेंट क्लियर है, ये एडजस्टमेंट क्लियर है। ये एडजस्टमेंट फाइनेंस कॉस्ट में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि गोल्ड कंपनी ने इशू कर रहे थे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में हम एज पर IFRS 9 क्या करते हैं, सारे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट को प्रेजेंट वैल्यू पे निकालेंगे, और फिर जितना और फिर 8% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो देखेंगे, और वो P&L में चार्ज करेंगे एज पर द IFRS 9। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को प्रेजेंट वैल्यू करने के ना 2 टाइप्स है, या तो आप हर एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके करो डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के, या तो फिर मतलब साथ में 5 साल का एन्युटी फैक्टर ले लो और उसके हिसाब से डिस्काउंट कर दो, वो भी चलेगा। और इसमें डिस्काउंट सारा दे भी रखा है, एन्युटी फैक्टर और डिस्काउंट रेट 5 साल का, और 8% के हिसाब से 6% के हिसाब से। तो हम पहले तो इंटरेस्ट करते हैं कैलकुलेट। इंटरेस्ट है इतना, और डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 8% होगा गाइज। इंटरेस्ट 6% पे फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, और डिस्काउंट हम 8% से करेंगे। तो इंटरेस्ट विल बी ऑफ वैल्यू कितनी है इंटू 100 रुपये का एक, मतलब इतना, और थाउजेंड्स में वैल्यू मतलब 10,000। तो सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 10,000, क्योंकि थाउजेंड में वैल्यू 1000 इंटू 0.06 600, और एन्युटी फैक्टर कितना है 8% के हिसाब से 3.993। तो कितना आ रहा है PV प्रेजेंट वैल्यू 5 साल का निकलेगा। 4 साल का मत कर देना, 5 साल, क्योंकि जब रिडीम होगा तब भी तो वो उसके साल का भी तो इंटरेस्ट पे करेगी ना, तो 5 साल का इंटरेस्ट, और रिडीमशन 10,000 होगा वो अलग से। और उसका प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है 8%, 0.681। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई है इस पे 8% कैलकुलेट करो, दिस इंटू 0.0, उसमें से इतना तो इंटरेस्ट P&L में चार्ज करेंगे। और लिख रखा है कि द गोल्ड कंपनी हैज रिकॉर्डेड द लोन नोट एज लायबिलिटी एज अ पार वैल्यू, ठीक है, एंड चार्ज द P&L चार्ज द एनुअल 6% इंटरेस्ट टू फाइनेंस कॉस्ट। तो 6% के हिसाब से चार्ज कर रखा है, तो ऑलरेडी चार्ज कितना होगा 6%, मतलब इज इक्वल्स टू
6% के हिसाब से चार्ज कर रखा है। इंटू 600 चार्ज कर रखा है, तो और कितना चार्ज करना है? $136 और चार्ज करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो कौन सी होगी? अगर जिसको ये एडजस्टमेंट पता है डेफर कंसिडरेशन की, उसको समझ लो सारे कंसेप्ट आते हैं, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन था, मतलब टेस्ट करने का, कि भाई डेफर कंसिडरेशन में पे करेंगे तो उसको अनवाइंडिंग को भी, तो अनवाइंडिंग इंटरेस्ट भी तो आएगा फाइनेंस कॉस्ट में जो चार्ज होगा, वो प्रेजेंट वैल्यू का रिफ्लेक्शन ही होता है एक्चुअल में, बट वो भी हम फाइनेंस कॉस्ट में चार्ज करते हैं, तो वो भी आएगा। तो डेफर्ड की प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी डेफर्ड कंसिडरेशन की? प्रेजेंट वैल्यू 3, वो हमने गुडविल के टाइम पे कैलकुलेट किया था। इसको अप्रॉक्स कर देते हैं। शिट मैन, रिसेंट आई थॉट कि गया। इसको अप्रॉक्स कर दिया और डिस्काउंट इसका अनवाइंडिंग कितना होगा? इक्वल्स टू दिस इंटू 1 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होता है? 0.909 इंटू 9/12। ये क्यों ऐसी अमाउंट आ रही है? सिली मिस्टेक मैन। %10 का डिस्काउंट रेट भी तो था। दिस वॉज द फाइनेंस कॉस्ट। इसको बोल्ड में कर देते हैं, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट, इसको वर्किंग नोट 3 लिख दो। फाइनेंस कॉस्ट में सिंपली प्लस प्लस पे आएगा। $672 और इसका तो है ही नहीं, तो 672 प्लस 136 और प्लस 23 कितना था डेफर्ड कंसिडरेशन का? 2376। वर्किंग नोट 3 है इक्वल टू -672 माइनस 136 माइनस 2376। और पीबीटी कितना है? जीपी प्लस 8614 आ रहा है मेरा तो नेगेटिव। अच्छा, वो भी मैंने माइनस में क्यों कर दिया? $22470 आ रहा है। How is this possible? करेक्ट। फॉर्मूले भी ढंग से डालना एग्जाम के टाइम पे, नहीं तो उसमें भी फिर इनकरेक्ट आंसर दे देता है।
इनकम टैक्स भी सिंपली 4480 and ये भी फिगर नेगेटिव में है 6400 आ रहा है एंड फाइनली द PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी ये रहा अपना पैट। बट यहाँ क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है, पेरेंट शेयर और NCI का शेयर भी करना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं इधर से कैलकुलेट करके सोचते हैं कि हो गया, बट पेरेंट शेयर और NCI शेयर शो करने के भी मार्क्स होते हैं तो वो भी लिख देते हैं। पेरेंट शेयर और NCI शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। NCI का वो फेयर वैल्यू कितना था 5600 करेक्ट, वो यहाँ से उठाया 5600। तो बस 56 सेल का रेफरेंस दे दो यार, वो इजी रहेगा चेकर के लिए। और उसके बाद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सारी डिडक्ट होगी और वो है सिर्फ इसमें तो इस क्वेश्चन में तो दो ही हैं, एक तो फेयर डेप्रिसिएशन वाली और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है फेयर वैल्यू की। तो डेप्रिसिएशन वाली तो एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना था इज इक्वल्स टू इधर हमने कैलकुलेट करा था 650 बस। तो दिस इज द एडजस्टेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू दिस माइनस। अब इसका 10% इसका 10% NCI में जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना था 9920 इंटू 9/12 तो इज इक्वल्स टू दिस प्लस हाँ तो एडजस्टेड प्रॉफिट क्या कर रहा हूँ मैं, डिलीट इस तो शेयर कितना हुआ NCI का इज इक्वल्स टू दिस इंटू 0.1। अब जब पूरे ये ग्रुप प्रॉफिट है, ग्रुप प्रॉफिट में से NCI का शेयर इतना तो पेरेंट का कितना होगा ऑब्वियसली दिस माइनस दिस। तो ये था पूरा 20 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व और एग्ज़ाम में आएगा इसी तरीके से करना है। सारी वर्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की शो करनी है और जो नॉर्मली जैसे 9/12 हो गया मतलब प्रोपोर्शन बेस पे करना है वो नॉर्मली यहीं पे करे चलेगा। बट जैसे फाइनेंस कॉस्ट हो गया, अनरियलाइज प्रॉफिट, फिर एक्सेस डेप्रिसिएशन, वो सब वर्किंग शो करने पड़ेंगे। तो दैट्स इट फॉर द 20 मार्क्स क्वेश्चन। I hope you will like this video. If yes, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.